हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पावर फ्यूचर चैनल में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2। एक और चीज़, सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने बोला था कि लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स के, लेकिन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और उसको हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर ही कवर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बेसिक मैथमेटिक्स का है उसका इतना कुछ खास काम लगा नहीं। दूसरी चीज़ ये कि वेक्टर्स भी जो है वो पहले बेसिक मैथमेटिक्स के 6 लेक्चर आएंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है 5 से 6 लेक्चर होंगे, और फिर वेक्टर्स के अलग से लेक्चर आएंगे उसी के बाद, ठीक है। अच्छा, चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी सीरीज़ और जीपी सीरीज़ से। सबसे पहले एपी सीरीज़ क्या होता है कि ये हमने पढ़ी हुई है 10th में, तो इसलिए इतना इसके बारे में इतना को बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, सबसे पहली जो टर्म होती है ए, जिसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी ए, इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, ठीक है। और इस एक एपी क्या चीज़ होती है जिसके हम कोई ना कोई चीज़ प्लस करके आगे आगे चलते रहते हैं, सेम चीज़ प्लस होती है, और जो प्लस हो रही होती है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अब थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 2 6 इसके अलावा 10 ठीक है, टिल n। n का क्या मतलब है, या n भी छोड़ो, यहाँ मैं लिखता ही नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूँगा, थोड़ा सा जल्दी बताना है, क्योंकि 2 6 10 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 6 - 2 = 4। कोई भी दो टर्म उठाओ, माइनस कर दो, n माइनस n माइनस 1th टर्म, ठीक है। यानी अगर मैं इसको nth टर्म कहूँगा तो ये n माइनस 1th टर्म हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस हम इनका माइनस करके निकाल सकते हैं, विच इज 4 आया। हम यानी कि 4 प्लस होते जा रहा है, ठीक है, 4 प्लस होते जा रहा है। इसका क्या सबूत है देखना अभी, 2 + 4 आता है तो 6, फिर उसके बाद फिर +4 आएगा तो 10। ओके, ये ऐसे चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। मैंने कहा कि अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अब आप मेरे को बताओ कि 50th टर्म क्या होगी। 50th टर्म फाइंड करो, फाइंड। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो इस चीज़ को डराइव कर सकते हैं कैसे। पहले तो ये फर्स्ट टर्म है, देखो 50th टर्म पे क्या हो होगा, 50th टर्म पे क्या हो रहा होगा। पहले तो यहाँ पे देखो किस फॉर्मेट में लिखा गया, a + d a + 2d फिर a + 3d, ठीक है। तो यहाँ पे हम a + 50d लिख सकते हैं क्या। अब मैं बता दूं ये चीज़ गलत हो जाएगी, कैसे, अब सुनना। a + 50d जब आप लिख रहे हो तो ये पता है कौन सी टर्म निकल के आ रही है, 51st टर्म। ऐसा क्यों, सुनना, क्योंकि हमने जब यहाँ से a है, फिर a + d लिखा गया है, फिर a + 2d लिखा गया है। अब देखना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, लेकिन यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, देख रहे हो। इसका मतलब हमें n - 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 3 - 1। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 49 कर दूँ तो अपने पास आंसर आ जाएगा 50th टर्म का, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 50 हो जाएगा। इजी है, इसमें कुछ था नहीं खास, ठीक है। अब इसी को अगर मैं निकालना चाहूँ, a प्लस में 49d लिख दूंगा, ये 50th टर्म आ गई अपनी, यानी कि यहाँ पे n - 1 की टर्म आएगी। इसलिए जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है nth टर्म फाइंड करने के लिए किसी भी एपी के अंदर, वो होता है ये an, यानी ये है nth टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस में n - 1d। व्हाट इज n हियर, n इज जो आपको टर्म फाइंड करनी है, जो टर्म का नंबर आपको बताया गया। जैसे कि मैंने आपको बोला 50th टर्म, तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सिंपल, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। चलो, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगी, फिर मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में। बाकी 10th में पढ़ी होती तो आसानी है, इसलिए कुछ है नहीं इसमें। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक एपी में आपको दूंगा, आप मुझे उसका सम बताओ, अब देखना क्या करेंगे। मैं कह रहा हूँ या मैं लिखी ये एपी, चलो यही वाली लिख देता हूँ, या चलो 2 4 6 8 चलते जाएंगे। मैं कह रहा हूँ इसका सम बताओ, ये तो इन्फिनिटी तक चल रही है, तो आप सम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इन्फिनिटी ही आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब भी हम एपी का सम करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स को सम करेंगे। यानी कि अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे को फर्स्ट 4 टर्म्स का सम बताओ। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम आप कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ। 2 + 4 + 6 + 8 कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे देखो, ये 10 और 8 और 2 10 20 आ जाएगा। क्या ये एपी का सम है, पूरी एपी का सम है, नहीं। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। नॉट, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, नॉट दी सम ऑफ होल एपी। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्यों ऐसा, अब सुनो।
मैं अगर ये चीज़ लिखता हूँ तो मेरे को तो पता ही नहीं भाई कितनी टर्म्स है टोटल एपी के अंदर, मेरे को पता ही नहीं एपी में कितनी टर्म्स है, ठीक है ना, एपी में कितनी टर्म्स है मेरे को नहीं पता, तो मैं फिर ये कैसे लिख दूँ, गलत बात है भाई ना, इसलिए तो लिख ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, अगर इन्फिनाइट टर्म्स है तो फिर आप प्लस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, इन्फिनिटी बन जाएगा लास्ट में भाई, ठीक है। तो इसीलिए हम जो सम फाइंड करते हैं एपी के अंदर वो फॉर अ डेफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फाइंड करते हैं। मतलब क्या हुआ इसका, सुनो, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बोला कि 3 टर्म्स जो है पहले से 3 टर्म्स जो थी उनको आप सम करके हमको बताओ कितना आएगा उनका सम, ठीक है। एक मिनट, फॉर्मूला यहाँ पे 2 आएगा, हाँ ठीक है। अब देखना, तो 3 जो है यहाँ पे हमने टर्म्स आपको सॉरी 4 टर्म्स आपको बोला मैंने सम करने के लिए, ठीक है। तो आपने मेरे को सम कर दिया, इजी था ये तो कुछ था ही। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे को फर्स्ट 20 टर्म्स का सम कर दो, क्या करोगे अब आपको लगाना है ये फॉर्मूला, क्या करना है ये फॉर्मूला लगाना है, सीधी सीधी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे खोल खोल के ऐसे करके आप घर पे उसको चेक कर सकते हो कि सेम आ रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे करना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको दिया गया इसको यूज़ करना, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छा अब मेरे को बोल दिया गया कि एक एपी है, मेरे को पूरी एपी का सम चाहिए और उसके n टर्म्स है, n मतलब कुछ उसके यहाँ टर्म्स हमको दे रखी है, समझ लो उसमें 50 टर्म्स है टोटल, एक एपी हमें दी उसमें 50 टर्म्स है, तो हमें पूरी एपी का सम करना है। अब देखो हमारे पास डेफिनाइट नंबर आ गया, डेफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे n वाली जगह पे 50 पुट कर देंगे, ठीक है। 50 यहाँ पे जैसे ही लिखोगे यहाँ पे भी 50 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास पूरी एपी का सम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट 4 का बताओ, फर्स्ट 5 का, फर्स्ट 10 का, फिर फर्स्ट 20 का, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे n वाली जगह पे जितनी टर्म्स आपको बोला है, फर्स्ट से लेकर लास्ट कह रहा हूँ, जितनी भी टर्म्स आपको बोला है, जैसे आपको बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स का निकालो। अब इसी से ही हम इस वाले फॉर्मूले लगा के प्रूव करेंगे। मैंने बोला फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी का मेरे को सम चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे करके निकाला, 20 आ रहा है, इसमें लगाएंगे अब n/2, यहाँ पे देखो n/2 यानी 4/2 लिखना पड़ेगा, 4 है ना, अंदर में 2 इंटू ए इज फर्स्ट टर्म ये वाली, फिर अपने पास प्लस n-1 लिखा है, n क्या था अपने पास 4 माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर 2, यहाँ लिख दो 2। अब इसको सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ बाहर ये 2, इसको 2 लिखना है, ठीक है। ये 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 3 2 6, 6 प्लस 4, ये देखो ये पूरा 4 हो जाएगा, ये पूरा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा अपने पास 10, और 10 इंटू 2 इज 20। मिला लो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा सही, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। 10th में पढ़ा है, आसान है, कुछ नहीं। चलो ये होगी एपी की बातें, एपी था आसान, अब आ रहे जीपी पे और आसान देखते रहना। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा साफ करके लिखूँ, ठीक है। एपी मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा समझा दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। एक बार ही समराइज थोड़ा कर दूँ मैं वैसे, ठीक है। आपको एक एपी दी गई है जिसमें इन्फिनाइट टर्म्स है, आप उसका सम नहीं निकाल सकते पूरी एपी के लिए, पूरी एपी के लिए सम नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको एक इन्फिनाइट एपी दी गई है, उसके अंदर से आपको निकालना है सम 10 टर्म्स के लिए, फर्स्ट 10 टर्म्स के लिए, तो आप सम निकाल सकते हैं कैसे, इसको इस फॉर्मूले को पुट करते हुए n की जगह पे आप लिख दोगे 10 या जितनी भी आपसे पूछी है, ओके। अब आपको एक डेफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दी है, यानी कि आपको एक एपी दी है जिसके अंदर कुछ n टर्म्स है, आपको बता दिया गया है कुछ n टर्म्स है, n का कोई वैल्यू होगा, ठीक है, तो n टर्म्स है। अच्छा अब आप पूरी एपी का भी सम फाइंड कर सकते हो, इस केस के अंदर आप पूरी एपी का भी सम फाइंड कर सकते हो और कुछ टर्म्स का भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक तो पूरी एपी का आप फाइंड कर लोगे, ठीक है, और उसके अलावा कुछ जो है 4-5 टर्म्स जो आपको बोली जाएंगी उनका भी सम आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको करके दिखाया, मैंने आपको बोला था, अब देखो चेंज कर लेते हैं एपी को, 3 लेता हूँ, 9 लेता हूँ, चलो 3 की टेबल चलाता हूँ, 3 फिर 6 9 यहाँ पे 12 15, ठीक है। ये मैंने आपको एक एपी दी है, ये एक एपी है, और मैं कह रहा हूँ इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स है, n टोटल कितनी टर्म्स है मैं ये लिख रहा हूँ, इसका n टर्म्स है टोटल, ठीक है, वेयर n इज 50 भी छोड़ो, चलो 100 कर लो, 100, ठीक है। ये एक तरीके का क्वेश्चन समझ लो इसको। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मेरे को बतानी है, ठीक है, 2 चीज़ें आपको मेरे को बतानी है, उसके आपको 30 सेकंड मिलेंगे। पहली चीज़ क्या बतानी है, सम ऑफ, सॉरी 3 चीज़ें बतानी है, 3 चीज़ें बतानी है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, ये हो गया। सेकंड आपको क्या बताना है, सम ऑफ होल एपी,
ठीक है, निकाल सकते हो क्योंकि मैंने डेफिनाइट कर दिया। अच्छा, थर्ड आपको क्या बताना है, 60th टर्म क्या है। बहुत आसान, जल्दी दिखाई दो, 30 सेकंड 30 सेकंड चल रहा है। हाँ, आप पॉज कर लेना, मैं आपको जल्दी ताकि करके दे दूँ, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, देख लिया क्वेश्चन, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, यहाँ पे 20 लगाएंगे, यहाँ पे 20 लगाएंगे, ठीक है, एक ही अपने पास 3 है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, 20 बोला ना, 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 3 कर लो, ठीक है, 19 इंटू 3 कर लोगे यहाँ पे, फिर उनको सम कर लोगे, ओके। फिर उसके बाद n/2 लिखा है, n/2 का क्या मतलब है, 20/2, यानी यहाँ पे 10 हो जाएगा बाहर, तो 10 अंदर में 6 प्लस में 19 इंटू अपना ये 3। फिर उसके बाद जो है, हाँ, कॉमन डिफरेंस आपको निकाल के दिखा दूँ एक बार, 9 माइनस 6, चाहे यहाँ से निकालो ऐसे करके, 6 माइनस 3, यानी आगे वाली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर लो तो आपके कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। पता होता है, ये ईजी था, कुछ था नहीं इसमें। अच्छा, ये हो गया ऐसे सॉल्व, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, कैलकुलेशन खुद करना। चलो, ये हो गया सम ऑफ होल एपी। होल एपी में देखो भाई 100 टर्म्स है, यहाँ पे n वाली जगह पे 100 लिख दो, d वाली जगह पे 3 लिख लो, ठीक है, a वाली जगह पे 3 लिख दो, कैलकुलेट कर लो, छुट्टी। 60th टर्म बतानी है, उसके लिए फॉर्मूला ये था, कैसे करेंगे, 60 माइनस 1 इज 59, 59 इंटू 3 कर लो और a उसमें प्लस कर देना, a क्या है 3 है अपने पास, तो 3 प्लस में 59 इंटू 3, बस हो गया हमारा काम। ABCD यहाँ पे होती है खत्म। चलो जी, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स के जितने भी, मतलब जैसे मेरे को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं ना, एक बार जो 6th लेक्चर जो आएगा बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर प्रैक्टिस सेशन होगा लास्ट एक, ठीक है, ऐसे मैं समझा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस सेशन होगा, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया सब कुछ, वहाँ पे बस आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्वेश्चंस की, और के बाद। और एक और चीज़ है, उसमें मैं ऐसे लिख दूंगा कि AP सीरीज में से मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनमें से ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको मिक्स भी मिलेंगे, ठीक है। चलो, अब आ रहे हैं हम GP सीरीज में, जिसका इस्तेमाल होता है 11th में भी और 12th में भी। चलो, GP सीरीज क्या होती है, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, AP में क्या कर रहे थे, हम कुछ चीज़ को सम कर रहे थे, एक किसी चीज़ को, कॉमन डिफरेंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम सम कर रहे थे, D को हम प्लस करते जाते, तो वो A प्लस D, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ऐसे वो चल रहा था। GP सीरीज में क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक R है, R इज कॉमन मल्टीप्लाइंग टर्म, यानी कि R से आप इंटू करते जाओगे, वहाँ पे प्लस कर रहे थे हम D को, यहाँ पे हम इंटू करेंगे R को, यानी कि अगर मैं कहता हूँ पहली टर्म 1 है और R मेरे को दिया गया है 2, तो इसमें सेकंड टर्म पता क्या बनेगी, 1 इंटू 2 इज 2, फिर 1 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये R का स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, ऐसे आगे चलते हैं, ठीक है, इसके आगे 16 आता, फिर ऐसे चलते रहता हूँ, ठीक है, फिर 32 ऐसे, ओके, हाँ जी। चलो, ये R जो हमारे पास होती है, इसको हम कह देते हैं कॉमन मल्टीप्लाइंग टर्म, या फिर सिर्फ मल्टीप्लाइंग टर्म भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, A इज द फर्स्ट टर्म, ओके। अब हमने क्या कर लिया, हमने पता कर लिया कि हमको GP सीरीज दिखती कैसी है, ओके। GP सीरीज कहाँ तक जा रही है भाई, इन्फिनिटी तक जा रही है, मैं कह रहा हूँ, ओके। अब मैं आपके पास 2 GP सीरीज लिख रहा हूँ, 1 और 2। पहली मैं लिख रहा हूँ 1 हाफ 1/4 सॉरी 1/8 कॉमा ऐसे चलते जा रहा है। चलो, दूसरी सीरीज अपने पास मैं लिख देता हूँ 1, फिर इसके अलावा आपके पास आ जाएगी, 2 करता हूँ तो 2 4 8 16 चलते जाइए इन्फिनिटी तक। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बताओ, अच्छा उससे पहले चलो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, हाँ, कॉमन रेशियो क्या होता है। अब हमको फाइंड क्या करना है GP सीरीज के अंदर, बेसिकली जो हमारे यूज में आएगा, हमें फाइंड क्या करना है, GP सीरीज का सम क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो इन्फिनाइट टर्म्स, आपके यही हो गया इन्फिनाइट टर्म्स है, ठीक है, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सम भी उसी चीज़ में होगा जब जो कॉमन रेशियो लेस देन 1 आएगा, तभी आप GP सीरीज का सम कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी देखना एक चीज़ दिखाऊंगा, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे कॉमन रेशियो आता है 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो इज nth टर्म बाय n माइनस 1th टर्म। किसी भी एक टर्म को nth टर्म ले लो, उससे जस्ट पहली वाली टर्म से उसको डिवाइड कर दिया जाए, तो उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। अच्छा, इफ कॉमन रेशियो इज स्मॉलर देन 1 देन ओनली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। इसका मैं कैसे है अब ये देखना, यहाँ पे ये चीज़ पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। एक ये टर्म ले लेता हूँ, एक ये टर्म ले लेता हूँ, ये nth टर्म या n माइनस 1th टर्म। n माइनस 1 का क्या मतलब होता है वैसे आपको बता दूँ, प्रीवियस वन, ठीक है, प्रीवियस वन, ओके। चलो, तो सबसे पहले nth टर्म हाफ, फिर अपॉन में 1 इक्वल्स टू हाफ इज द कॉमन रेशियो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है।
अब हम यहाँ पे अगर निकालना चाहे सम ऑफ जीपी कितना है, ए इज अपने पास 1 अपॉन में 1 माइनस हाफ, ठीक है, तो इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी और हाँ यहाँ पे अब 2 आ रहा है, देखो यहाँ पे इन्फिनाइट टर्म्स है फिर भी 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, क्यों क्यों, उसकी वजह देखो, जैसे जैसे आप आगे चल रहे हो क्या आपको दिख रहा है छोटी होते जा रही है वैल्यू, कैसे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पहले 1 थी फिर 0.5 हो गई, इसको सॉल्व करोगे 0.5 आएगा, फिर उसके बाद 1/4 यानी कि अपने पास 0.25 हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब छोटा होते जा रहा है और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, ऐसे इन्फिनिट तक जाते जाते तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा आपको कि तो 0 ही हो गया यार, इससे बड़ी तो 0 लिख दो, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा, तो इन्फिनिट तक जाते जाते छोटा होते जा रहा है। अच्छा तो अब हम इन सब का जब इन्फिनिटी तक हम पहुंचे, हमने तो सबका सम किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वो 2 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया, ठीक है, ये हो गई जीपी सीरीज जिसके अंदर ये फॉर्मूला लग गया, क्यों, कॉमन रेशियो देख रहे हो भाई, कॉमन रेशियो हाफ है यहाँ पे 0.5 विच इज स्मॉलर देन 1, ठीक है, अब देखना कॉमन रेशियो इस जगह पे बड़ा आएगा 1 से, कितना आ रहा है देख लेते हैं, कॉमन रेशियो आएगा अपने पास यहाँ पे 2/1, इसका मतलब 2 आया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सम निकालना चाहता हूँ, एक और चीज़ बताऊंगा, देखना यहाँ पे जब हम जैसे जैसे आगे चल रहे हैं तो नंबर बड़ा होते जा रहा है, तो यहाँ पे आप क्या फाइंड कर सकते हो, सम नहीं कर सकते हो, इन्फिनिटी तक का आप सम नहीं निकाल सकते यहाँ पे, लेकिन अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अब मैं दिखाऊंगा आपको ये सम ऑफ जीपी सीरीज यहाँ पे लगेगा ही नहीं, ऐसा क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 पे ही वो लगेगा, कॉमन रेशियो 2 अगर 1 से बड़ा आ गया जैसे यहाँ पे 2 आया तो ये नहीं लगेगा, इसका प्रूफ ये देख लो, S of GP sum of GP is equals to A is 1, ठीक है, उसके अलावा फिर आता है प्लस 1 माइनस 2, तो यहाँ पे आंसर पता आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 1/1 यानी कि -1, ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 1 माइनस 2 इज -1, माइनस को यहाँ पे ले आओ और 1/1 यहाँ पे आ गया, -1/1 इक्वल्स टू -1। अब एक चीज़ मेरे को देख के बताना, क्या आपको लग रहा है इसका सम कहीं से माइनस आएगा, भाई ये तो बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, ठीक है, यहीं पे अगर मैं 4 टर्म्स की बात कर लूँ सिर्फ, तो अपने पास पता है क्या कितना बन जाएगा, 2 8 10 10 और 4 14 15 तो यहीं पे सम बन रहा है और यहाँ -1 आ रहा है, इसका मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हम नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात, कुछ था नहीं इसमें, ये हो गई जीपी सीरीज, कंडीशन आपको बता दी कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 होना चाहिए तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब दूसरी सुनो, हमको फिजिक्स के अंदर कॉमन रेशियो लेस देन 1 ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात, चलो आपका काम बन गया, इतने में याद कर लो इसको, nth टर्म बाय n माइनस 1th टर्म, इसलिए हमने कॉमन रेशियो निकाला है, ठीक है, कॉमन रेशियो क्योंकि जीपी सीरीज में यूज हो रहा है इसलिए हमने इसको निकाला। अच्छा अब एक सेकेंड, अच्छा इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने अभी तक, चलो अब देखो मैं अब आपको बताने लगा हूँ एंगल्स के बारे में, उससे पहले जीपी सीरीज के अंदर का एक क्वेश्चन आप नोट करो, क्वेश्चन क्या पहले तो मैं बना देता हूँ, जीपी सीरीज जिसके अंदर आपको कॉमन रेशियो 1 से कम मिले, आप लिख लो भाई 1 1/3 1/9 1/3 × 3 9 27, लो भाई चलते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन रेशियो निकाल लो, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ निकाल के ताकि आसानी हो आपको, 1/9 × 3, तो कॉमन रेशियो आपके पास आ रहा है इस जगह पे 1/3 विच इज स्मॉलर देन 1। अब यहाँ पे आपको सम निकालना है जीपी सीरीज का, निकाल लो, चलो बन गया, 10 सेकेंड है, फिर मैं बताता हूँ, पॉज कर लेना, चलो सम यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3, तो 3 को ऊपर ले आएंगे, हाँ ये मैं सॉल्व करके थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, 1 अपॉन में 4 माइनस सॉरी हाँ 3 को जब ऊपर लाओगे यानी एलसीएम लेना है तो 1 × 3 नीचे से भी × 3, ठीक है, तो यहाँ अपने पास बन जाता है 3 बन जा 3 आ गया, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 ही रहेगा, नीचे अपॉन में 3 आ गया, 3 - 1 इज 2, सो आपका आंसर आएगा 1/2/3, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/2, तो आपका सम आ रहा है 1.5। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है, अब हम चल रहे हैं एंगल्स की तरफ, ठीक है, हाँ एंगल्स की तरफ भी चलते हैं, ठीक, एंगल्स के अंदर ना सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा आपको कुछ, वो आपको नोट करना है, बेसिक सबसे पहले बता रहा हूँ एंगल्स में। सबसे पहली बात
ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, इसको कह दो आप इनिशियल लाइन, ठीक है। फिर ऐसे दो लाइनें ड्रॉ करनी है, एक ऐसे एक ऐसे, नीचे की तरफ में एक ऐसे करके एरो बनाना है, ऊपर की तरफ में ऐसे बनाना, थीटा नाम इसको दो, थीटा नाम इसको दो, ओके। इसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं टर्मिनल लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, इनिशियल लाइन को मैंने ले लिया एक रेफरेंस, और मैं कह रहा हूँ इनिशियल लाइन के नीचे वाले जितने भी एंगल्स होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे, वो नेगेटिव एंगल होंगे, ठीक है। क्या होंगे? नेगेटिव एंगल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या थीटा के साथ में माइनस ना लिखूँ? सही करा ना मैंने? सही किया। अब मैं कह रहा हूँ इनिशियल लाइन से ऊपर वाले जितने भी होंगे उनको मैं कह दूँगा वो पॉजिटिव एंगल्स हैं, पॉजिटिव लगा दो भैया, सिंपल, बस ये चीज़ हो गया। इससे आपको क्या है, रेफरेंस मैंने दे दी, ठीक है। एंगल्स में आपको बता दिया कि प्लस कब लेना, माइनस कब लेना है। अब इसके बाद आते हैं हम सिस्टम ऑफ एंगल्स के ऊपर। सिस्टम ऑफ एंगल्स के अंदर दो होते हैं अपने पास, एक होता है क्लॉक सिस्टम के हिसाब से, यानी कि 1 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और एक होता है रेडियन वाला सिस्टम। रेडियन वाला बता दूं पहले, ये एक सर्कल लिया गया है, सॉरी मैं तो ऐसे ही रख रहा हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा भाई? यहाँ पे 360 डिग्री बन रहा होगा पूरा, 360 डिग्री बन रहा होगा, हमें पता ही है सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, लिख दिया, ठीक है। इसी को हम क्या कह देते हैं, 2 पाई रेडियन। रेडियन को दिखाने का तरीका ये होता है, ठीक, 2 पाई रेडियन, ओके। ये हो गया एंगल का साइन बना दिया मैंने, रेडियन का साइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिग्री करते हैं, यहाँ पे ऐसे बनेगा, ओके। तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू अपने पास 360 डिग्री। तो इसका मतलब हम पाई रेडियन को लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों? हाफ कर दो, ये नोट कर लो भाई, काम यहाँ पे आपका पहला हुआ। दूसरी चीज़, फिर से एक सर्कल उठाएंगे, ये इसके सेंटर तक में गया, यहाँ तक, ये है R, ये भी है R, इतने हिस्से को मैंने कह दिया L, दिस इज आर्क लेंथ। एक मिनट, ये यहाँ इसको मैंने कहा थीटा रेडियन, ये मैंने रेडियन में नापा हुआ एंगल है, ठीक है, आर्क लेंथ, ओके। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बना, वो बता रहा हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है, L इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। एक सेकेंड, हाँ नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो, L इज इक्वल टू आर थीटा नोट कर लिया होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं पे छोटे में बता देता हूँ, क्लॉक वाला सिस्टम जो था, इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल लिया जाता है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल डिवाइडेड इन 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 डिग्री। 90 डिग्री एंगल को आप 90 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हो तो 1 डिग्री बचता है, और ये नोटिस किया गया 1 डिग्री चलने में 60 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह देते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। या फिर हाँ एक और चीज़, अगर सिंगल डैश लगा उसका मैंने मिनट लिखा, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 मिनट में चाहूँ लिखना तो उसको मैं लिख देता हूँ 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स दिखाने के लिए डबल डैश आ जाएगा। ये हो गया आपका एंगल सिस्टम जो मैंने आपको बताना था। चलो ये आप जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट चीज़ फिर लिख दो, नोट कर लो, हाँ पहले मैं, हाँ। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री, देखो अभी 26 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन ये खत्म नेक्स्ट लेक्चर में होगी। फिर उसके बाद जो है अप्रॉक्सीमेशन वाला जो पार्ट था, जो अभी आज होना था, वो आज नहीं हो पाएगा, वो अभी 3rd लेक्चर के अंदर ही आ जाएगा फिर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो बची हुई होगी वो अप्रॉक्सीमेशन, ये दोनों चीज़ें आएंगी, ओके। चलो फिर उसके अलावा 4th और 5th लेक्चर में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ऐसे ये दोनों आएंगे बस। फिर उसके बाद आपका जो है एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। तो हो सकता है एक लेक्चर में एक्स्ट्रा भी ले लूँ, 7 भी हो सकते हैं लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स के। फिर उसके बाद वेक्टर्स के आएंगे, 7 इसलिए होंगे क्योंकि ग्राफ्स का एक टॉपिक है जो आपका रहता है, वो भी बताना, ठीक है। बाकी उसी के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चाहता हूँ आप थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है। नहीं तो मैं अपना जो लेक्चर आएगा तो उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मैं बता दूंगा, और मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला से हो जाता है मिड पॉइंट फार्मूला डिराइव, ओके। चलो अभी मैं बता रहा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा सा देख लो। ट्रिगोनोमेट्री, अब सुनो, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ये लगती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास कुछ रेशियोज आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनको हम कहते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
फिर उसका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, ये आपके पास आता है। अब मैं आपके पास दो ट्राइंगल्स छोड़ो, पहले मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखा रहा हूँ, वो आगे आएगा, वो चीज़ मैं बताता हूँ क्या। ये 90 डिग्री एंगल बना, इसको मैंने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, ठीक है। अब ये मैंने थीटा का एंगल लिया, ओके 90 डिग्री है, तो अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा साइन थीटा इक्वल्स टू, फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू, फिर टैन थीटा इक्वल्स टू। एक चीज़ बता रहा हूँ, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इतना यूज़ नहीं होता है, फिर भी मैं यहाँ पे इसके आगे में लिख दूंगा, ठीक है। वैसे चलो मैं बता दूँ, कोई नहीं, थोड़ा रहना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा को क्या कह देते हैं, अच्छा इससे पहले एक ट्रिक देख लो, पंडित बद्री प्रसाद, कभी भी भूल जाओ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोड़, बस ये याद कर लेना, ठीक है। एस इज फॉर साइन, सी इज फॉर कॉस एंड टी इज फॉर टैन। अच्छा, साइन क्या हो जाएगा, इससे पता चलता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लिख दो P by H, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस लिख लो, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा तो मतलब मेरे हिसाब से कभी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, देख लो, लिख दिया मैंने। अब हटा रहा हूँ, ट्रिक देख ली होगी आपने। अब यहाँ पे जो मैं बताने लगा था वो बता देता हूँ। हाँ, पहले यहाँ पे लिख लो, साइन थीटा का इनवर्स, यानी कि क्या कहते हैं, जब हम इसको रेसिप्रोकल में ले लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा, ठीक है, ये कह सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा के लिए हम कह सकते हैं 1 बाय सेक थीटा, ऐसे ही टैन थीटा के लिए हम कह सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर कॉसेक थीटा निकालना चाहता हूँ तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, h बाई पी आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इज p बाई h, देन कॉसेक थीटा इज h बाई p, ओके, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ मैं बता रहा हूँ टैन थीटा जो होता है अपने पास, टैन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। इसका एक और आता है अपने पास, पहले तो हाँ ये भी लिख दूँ। इसके अलावा हम इसको कहते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लिखते हैं, ओके। इसका मतलब हम कॉट थीटा को इन टर्म्स में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने लगा था, हाँ, अब चाहे तो इसको कॉसेक और सेक के टर्म में भी लिख सकते हो आप, कैसे देख लो। उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा ऊपर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा। ये टैन थीटा को ये भी लिख सकते हो कैसे, साइन थीटा, देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय सेक थीटा, ओके। इसको कैसे लिख सकते हो, सेक थीटा ऊपर चल जाएगा, कॉसेक थीटा नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये अपने पास आ जाएगा सेक थीटा बाय कोसेक थीटा, हो गया होगा। चलो, ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे, ठीक है। अब मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो आएगी, एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, सेम ऐसी बना लो, नाम सेम दे दो A B C। इस बार ये एंगल पकड़ो, इसको थीटा 1 मार्क कर लो, इसको थीटा 2 मार्क कर लो, और यहाँ 90 डिग्री। अब देखो मैं क्या बताना चाहता था, एक सेकेंड। अच्छा, अब देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाले एंगल के हिसाब से, यानी कि मैं कह रहा हूँ आप साइन थीटा 1 फाइंड करो, साइन थीटा 1 फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करोगे। लेकिन मैंने आपको कह दिया, एक मिनट काम करता हूँ, इसको हटाता है ऐसे ताकि मैं चीज़ समझा सकूँ, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ साइन थीटा फाइंड कर लो इस ट्रायंगल के अंदर, क्या करोगे, ये परपेंडिकुलर बनेगा इसके हिसाब से, थीटा के सामने वाला जो होगा, जो कि राइट एंगल में फॉर्म होगा, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के साथ वाला जो कुछ और एंगल आगे जाके बन रहा होगा जिससे, तो उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। थीटा के जस्ट नीचे वाला जो राइट एंगल बना रहा है उसको हम कह देते हैं बेस। इस जगह आते हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये, थीटा के नीचे वाला बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये। अब एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये बेस, यहाँ पे ये बेस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस चीज़ की कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, ठीक है। सीधा सीधा क्या करना है आपने, जो थीटा हो उसके सामने वाले के हिसाब से आपको लेना है, उसके सामने इस परपेंडिकुलर, उसके नीचे इस बेस, और उससे नीचे जो क्या कहते हैं वो बना रहा है, आगे जाके एंगल डिफरेंट बना रहा है, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो ट्रायंगल की लाइन होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम में लिख रहा हूँ, h² = p² + b²। इसका क्या मतलब होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। दिस इज हाइपोटेन्यूज फाइंड करने का तरीका, स्क्वायर इधर ले जाओ, अंडर रूट लगा लेना, ऐसे ऐसे, सिंपल सी बात, ठीक है। चाहे तो इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में लेके हाफ लिख देना साइड में, ठीक है ना, मैंने बता दिया था पहले लेक्चर में ये चीज़।
ये हो गए टी रेशियोज, ये आपको मैंने दोनों ट्राइंगल और ये बता दिया कैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस आपको लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ये तो चलो हो गया, कॉमन से बातें थी, इनमें कुछ था नहीं खास। अब मैं बता रहा हूँ 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा काफ़ी प्रॉपर्टीज है वो भी बताऊँगा आगे, ठीक है। आज के लेक्चर में शायद वो नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं कार्टेशियन प्लेन वाला बता के जाऊँगा, ठीक है। इसमें पहली आप आइडेंटिटी लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, पहली आइडेंटिटी लिखो, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरी आइडेंटिटी लिखो अब आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके। चलो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट क्या लिखूंगा अभी, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस लिख लो। अच्छा, और फिर तीसरी आइडेंटिटी आप लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कुछ गड़बड़ लग रही है, ओह सॉरी, यहाँ पे सेक आएगा भाई, सेक आएगा, मैंने उल्टा कर लिया, सॉरी, ठीक है। अच्छा, हो गया अपना ये 3 आइडेंटिटीज आपको जो याद रखनी आइडेंटिटी ये हो गई। इसके अलावा कार्टेशियन प्लेन वाला बताता हूँ आपको मैं, जो बता रहा था, ये 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, 10th में भी थी, होंगी। अच्छा, अलाइड एंगल्स वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट में आएगा। कार्टेशियन प्लेन वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाती है, और ये काफ़ी आसान भी कर देगा आपके लिए अलाइड एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे डिवाइड कर लो भाई सबको, ऐसे कार्टेशियन एक प्लेन बना लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐड शुगर, काफ़ी बच्चों को पता हुआ है, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका क्या मतलब है थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ऐसे एरो बना लिया, एरो बना लिया, यहाँ लिख दो कॉस थीटा, यहाँ लिख दो साइन थीटा, ओके। ए यहाँ पे ए उठाओ, यहाँ पे एस उठा लो, यहाँ पे टी उठाओ, यहाँ पे सी उठाओ। सी का क्या मतलब होता है, कॉस थीटा। ए का क्या मतलब होता है, ऑल। एस का क्या मतलब होता है, साइन थीटा, ठीक है। और टी का मतलब होता है टैन थीटा। अब एक चीज मेरी बात सुनो, ये जो मैंने ऐड शुगर टू कॉफी, ये जो मैंने लिखा है, ये तब एप्लीकेबल है जब आप साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा ही मान रहे हो। सेक थीटा कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीनों आप यहाँ पे अभी मैं आपको कंसिडर करने के लिए मना कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ समझाऊंगा, वैसे आपको इन्हीं से समझा दूंगा मैं। ऑल का यहाँ पे ऐड का मतलब ए ले लिया, ऑल, ऑल यहाँ पे यानी सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे जितने भी आप टी रेशियोज बनाने की कोशिश करोगे सारे पॉजिटिव होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखो साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है। साइन थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, कुछ भी नहीं हो सकेगा, रेसिप्रोकल फॉर्म है, ठीक है। कॉस थीटा भी, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब सेक थीटा भी अपने पास क्या कहते हैं पॉजिटिव होगा। टैन थीटा अगर हम देख ले, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो गया। टैन थीटा पॉजिटिव तो कॉट थीटा पॉजिटिव, सिंपल। यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा ऑल पॉजिटिव, नोट कर लो। चलो, इस जगह पे सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ पे देखो कॉस थीटा इस जगह पे होगा, कॉस थीटा माइनस लिख लो, या माइनस है, ठीक है। यहाँ सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैंने लिखा ओनली, यहाँ पे लिख लो ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव। एक अब यहाँ पे मैं ओनली लिखा है, मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि आप यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा को यहाँ पे आप नहीं मानोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा के हिसाब से चलेंगे। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे देखो ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव इस जगह पे, लेकिन हमको तो पता है अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या कहते हैं पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको यहाँ पे ना मानो, फालतू कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं। फिर भी चाहो तो यहाँ पे और एक चीज लिख लो, क्योंकि मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसके सिर्फ साइन थीटा आपको पॉजिटिव बताया, ठीक है, कोसेक थीटा पॉजिटिव नहीं बता रहा, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली लिखवा दिया, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मैंने आपको बता दिया कोसेक थीटा इज पॉजिटिव। अब कॉस थीटा नेगेटिव, इसका मतलब सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। अब अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो अगर कोई साइन थीटा या कॉस थीटा में से कुछ भी एक नेगेटिव हो जाए तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि टैन थीटा भी नेगेटिव होगा, कह सकते हैं ऐसे। अगर टैन थीटा नेगेटिव तो अपने पास कॉस थीटा भी नेगेटिव, ओके। अब आ रहे हैं हम, अच्छा यहाँ पे इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, लो भाई स्टार मार्क कर लो। ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना यहाँ पे बहुत काम आएगा। देखो यहाँ से आप 90 डिग्री आगे जा रहे हो, फिर यहाँ से 90 डिग्री आगे जा रहे हो, यहाँ से 90 डिग्री आगे जा रहे हो और यहाँ से 90 डिग्री आगे जा रहे हो, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ काम आएगा, क्योंकि जब आप करोगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा था।
ठीक है, वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, इसी टेबल को मैं फिर से बनाऊंगा अगले में, फिर आपको बताऊंगा साइन 90 प्लस थीटा क्यों मैंने ऐसे। अच्छा, फिर उसके अलावा और भी आते हैं, 90 प्लस थीटा कॉस के लिए लगा लो भाई, टेन के लिए लगा लो, और आएगा, ठीक है, उसके अंदर होते हैं सारे, बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा जो है अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओनली टेन थीटा इज पॉजिटिव ओनली, यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस थीटा ओनली इज पॉजिटिव ओनली। ये जो मैंने ट्रिक बताई जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इससे आपको, क्योंकि वो वैसे याद रहते नहीं, कभी कभी अलाइड एंगल्स भूल जाते हो, तो उसको थोड़ा सा याद करने का तरीका ये आसान करेगा, और कुछ नहीं करना। देखो बाकी आगे फेजर जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा थोड़ा बहुत, ओके। चलो 12th में साइन यहाँ पे वेव्स में भी आएगा, वैसे मैं आपको बताऊँ, सिंपल ऑसिलेशन और वेव्स के अंदर भी यूज होगा। अच्छा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा भी नेगेटिव और साइन थीटा भी नेगेटिव, इसका मतलब कोसेक थीटा भी नेगेटिव और सेक थीटा भी नेगेटिव। टेन थीटा में हमारे पास माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब कॉट थीटा पॉजिटिव, ये हो गया। चौथे क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ कॉस थीटा इज पॉजिटिव, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या था, इस वाले एरिया में क्या था, कॉस थीटा नेगेटिव था, साइन थीटा पॉजिटिव था। इस वाले एरिया में क्या है, ऑपोजिट है, यहाँ पे कॉस थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव आ गया, इसका मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों नेगेटिव तो होंगे, पक्की बात है। साइन थीटा नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, ये भी पक्की बात है। फिर कॉस थीटा पॉजिटिव तो सेक थीटा पॉजिटिव, इजी था, इसमें कुछ था नहीं खास। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, देखना रिवीजन हो जाता है थोड़ा सा। इस एरिया में सारा कुछ पॉजिटिव आएगा, चाहे आप साइन थीटा लो, कॉस थीटा, टैन थीटा, सब पॉजिटिव। इस एरिया के अंदर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा भी नेगेटिव होगा और टैन थीटा भी नेगेटिव होगा। इस एरिया के अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों नेगेटिव होंगे, टैन थीटा इज ओनली यहाँ पे जो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे कॉस थीटा ओनली पॉजिटिव है और साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और टैन थीटा भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। सिंपल कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बस ये एक टेबल याद करके रखना, टेबल का कार्टेशियन प्लेन्स वाले को याद कर लेना, ताकि मैं अगले में आपको आसानी से समझा सकूँ। ट्रिग्नोमेट्री इसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ याद करने का, और इससे रिलेटेड एक चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा, अलाइड एंगल्स। ओके चलो, थैंक यू। अगले लेक्चर में आपको मिलता हूँ, थर्ड लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स के, फिर उसमें आपको मैं इससे आगे का बताऊँगा। अच्छा।